हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे आज यूट्यूब चैनल स्टडी 2000 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, अभी कोरोना का नया ट्रेंड आ चुका है और स्कूल को बंद करने की प्लानिंग चल रही है सरकार की। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि अभी आईसीएस ने भी और हमारे उत्कर्ष परिवार ने भी कोरोना से लड़ने के लिए और इसके स्टूडेंट को कॉलेज को खोलने के लिए, स्कूलों को चालू रखने के लिए एक ट्विटर चलाने वाले हैं। तो कृपया उस ट्विटर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि इस साल अगर स्कूल कॉलेज बंद हुए तो भविष्य बहुत ख़राब होने वाला है। क्योंकि एक साल में स्थिति बहुत ख़राब बिगड़ चुकी है बच्चों की, बहुत कैसे कैसे उभर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपको स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई भी अगर इस बार योजना चले स्कूल को चालू रखने के लिए, तो आप उसमें भाग लेना। तो दोस्तों, चलिए मैं अपने आप के मुद्दे की बात पे आता हूँ। आज की मैंने जो आज टारगेट लिया है वो 4 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल के बीच में जो इकोनॉमिक्स से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और टू द पॉइंट बताएंगे। एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा, पॉइंट वाइज सारी योजनाएं हैं, सारे जीडीपी से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन होता है वो जितना आसान है उतना ही कठिन भी बहुत ज़्यादा है। अगर समझा तो ठीक, नहीं समझा तो ये ऐसे जानो जैसे काले अक्षर भैंस बराबर होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। ये थंबनेल आपने देख लिया होगा कि जीडीपी अर्थ जगत के आज हम 7 अप्रैल से 4 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में जो चल रही है करंट अफेयर, उसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। तो हमारी पहली योजना जो है 5 वर्षों में स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 25,586 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। तो दोस्तों, ये जो योजना है स्टैंड अप इंडिया योजना, यह केंद्र सरकार की योजना है और इसके अंतर्गत आपको जानकारी के लिए बता दी जाए कि इसमें केंद्र सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए पैसे उधार दे रही है। मतलब कुछ लोन के रूप में प्रोवाइड करवा रही है ताकि वो अपना खुद बिजनेस शुरू कर सके। ये यात्रा महिलाओं के लिए बहुत अच्छी पहल है। तो 5 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए होगी ये? 4 वर्षों के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना स्कीम लॉन्च की जा रही है। और इसकी इसको टू द पॉइंट के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। क्या है इसमें? भारत सरकार ने पिछले 5 वर्षों में स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 25,000 प्लस करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूरी दी है। यह राशि 1,14,000 प्लस खातों में भेजी जाएगी। तो देखिए, ये स्टैंड अप इंडिया योजना, जिसकी आप इसकी थीम भी है इंड्योर एंड प्रोसर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। मुख्य बिंदु को बात करते हैं इनके। स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को आर्थिक सशक्तिकरण, रोजगार सृजन, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई थी। इस योजना को 2025 तक बढ़ाया गया है। इसका उद्देश्य महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। तो जो स्टैंड अप इंडिया योजना है ये 2025 तक के लिए बढ़ा दी है और 2016 में यह योजना शुरू की गई थी। ज़्यादातर ये SC ST महिलाओं को उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की गई। तो स्टैंड अप इंडिया योजना आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन के लिए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए संस्थागत ऋण संरचना प्रदान करने का प्रयास करती है। यह उन देश की आर्थिक वृद्धि में भाग लेने में सक्षम बनाने का प्रयास करती है। ये योजना ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज स्थापित करने के लिए एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के बैंक ऋण की सुविधा के उद्देश्य से शुरू की गई है। तो आज हम नेक्स्ट अपनी योजना के ऊपर बात करते हैं। वैसे आपने देख लिया होगा कि स्टार्टअप इंडिया जो योजना है इसकी क्या है। तो स्टैंड अप इंडिया योजना जो है इसकी कुछ और मैं टू द पॉइंट बता दूं आपको कि स्टैंड अप योजना जो लागू की गई थी ये 2016 में लागू हुई। आगे साल ये 5 साल के 2025 तक बढ़ा दी गई है। स्टैंड अप योजना में SC ST की जो महिलाएं हैं उनको उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ पैसे 1 करोड़ से लेकर के बैंक यानी कि 1,14,000 बैंक खातों में पैसे डाले जाएंगे। इसकी राशि बताएं तो 25,000 करोड़ रुपए उनके खातों में पैसे डाले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये एक ही इंसान के खाते में डाले जाएंगे या एक ही महिला खाते में, ये 1 लाख प्लस खातों जाएंगे उनमें से बढ़ के। नेक्स्ट योजना पे हम बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY यानी कि प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना। अब प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना जो है ये भी कुछ इसी तरह की एक योजना है जो इस उद्देश्य से लागू की गई है
हमारे इंडस्ट्रियल यानी कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए छोटे ज़मीन पे जो किसान होते हैं या फिर मजदूर होते हैं उनको कुछ सहायता प्रदान हो जाए। जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए यह योजना लागू की गई है और इसमें जो ऋण आप प्राप्त कर सकते हैं वो कुछ अन्य बैंक है जहाँ जहाँ से आप इसे ऋण ले सकते हैं। चलिए इसके बारे में जानना शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यह योजना गैर कॉरपोरेट गैर कृषि छोटे या सूक्ष्म उद्यमों के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान करने के लिए 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना को PMMY के तहत मुद्रा ऋण कहा जाता है। यह ऋण वाणिज्यिक बैंकों RRB, MFI, NBFC, लघु वित्तीय बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत मुद्रा ने शिशु, किशोर और तरुण नामक 3 उत्पाद बनाए हैं जो विकास या विकास के चरण को संकेत देते हैं। इस योजना के तहत महिला उद्यमियों को लगभग 68% 19.4 करोड़ खाते स्वीकृति किए जाएंगे जिनकी राशि 6.36 लाख करोड़ रुपए है। तो इस योजना के कुछ पूरा पॉइंट बता दें आपको क्या है। यह योजना जो शुरू की गई थी हमारे 2015 में शुरू की गई थी। अब ये जो योजना है ये किसके लिए है? ये योजना भी हमारी महिलाओं के लिए है। अब ये योजना में जो बैंक से कौन कौन से ऐसे बैंक है जिनसे आप लोन ले सकते हैं, एक तो है RRB बैंक। अब देखो RRB बैंक की बात हुई है तो RRB का मैं कुछ एक थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन बता दूं कि RRB का जो है राष्ट्रपति को एक शक्ति मिलती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। उसमें अनुच्छेद 123 होता है और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत उसको अध्यादेश लाने की शक्ति मिलती है और ये इस शक्ति का प्रयोग उन्होंने किया था 1975 में। RRB बैंक को यानी कि रीजनल रूरल बैंक जो आप ये देखते हो ना, गुड़गांव ग्रामीण बैंक, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, वो सब RRB बैंक के तहत ही आते हैं। अब इसका 1975 में राष्ट्रपति ने अपनी अनुच्छेद 123 की अध्यादेश शक्ति के द्वारा इनकी स्थापना की थी। फिर इसके बाद आती है MMFV, NBS और लघु वित्तीय बैंक के द्वारा इन लोन को आप ले सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अपना NFT मार्केट प्लेस। NFT यानी कि मार्केट प्लेस। तो NFT क्या चीज़ है? नॉन फंजाइबल टोकन्स। नॉन फंजाइबल टोकन तो इसके देखिए प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों में से एक वजीर एक्स ने हाल ही में NFT के लिए भारत का पहला मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। देखो भारत का पहला है और जो पहली चीज़ होती है वो पूछे जाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए आप इसको नोट करना। NFT को पहला है, ये भारत का पहला मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया। मार्केट प्लेस का मतलब है जो आप स्टॉक एक्सचेंज देखते हो ना, स्टॉक एक्सचेंज में आपने शेयर जो अपने ऋण डेप्ट जो इशू शेयर जो इशू करे जाते हैं वो एक्सचेंज से खरीदे जाते हैं। अब ऐप्स जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया और कुछ हमारे ये होते हैं प्रधानमंत्री की याद में जो करेंसी लॉन्च की जाती है लेकिन चलती नहीं है। इनको केवल उनकी सम्मान बढ़ाने के लिए नई नई करेंसी उनकी जन्म तिथि पर लॉन्च की जाती हैं। तो ये क्रिप्टो करेंसी इनको खरीदने का एक पोर्टल लॉन्च किया है, NFT पोर्टल। इस NFT पोर्टल में नॉन फंजाइल टोकन्स, तो इसमें प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों में से एक वजीर एक्स ने हाल ही में NFT के लिए भारत का पहला मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। तो वजीर एक्स ने NFT के लिए भारत का पहला मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। NFT का अर्थ नॉन फंजाइल टोकन्स है। यह लॉन्च अब भारतीय रचनाकारों को नीलामी के लिए अपनी डिजिटल संपत्ति जैसे चित्र, वीडियो, संगीत रखने रॉयल्टी अर्जित करने की अनुमति देगा। नॉन फंजाइल टोकन क्या है? यह एक डिजिटल लेजर पर डेटा की एक इकाई है जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। प्रत्येक NFT डेटा एक अद्वितीय डिजिटल आइटम का प्रतिनिधित्व करता है। यह ऑडियो, कला, वीडियो और वीडियो गेम रचनात्मक कार्यों के अन्य रूप हो सकते हैं। इसमें केवल उन चीज़ों का उपयोग किया जा सकता है जिसे ऑनलाइन खरीदार या डाउनलोड करके नीलामी के लिए खड़ा रखा जा सकता है। यदि यह आपका उपयोग यदि कंप्यूटर का उपयोग एक कला कार्य बनाया है तो इसे नीलामी के लिए यहाँ रखा जा सकता है। इन ब्लॉकचेनों में डिजिटल संपत्ति NFT बाजारों में से खरीदारी की जा सकती है। ऐसा ही एक बाजार अब भारत में स्थापित किया गया। इस प्रणाली में मूल फाइल की प्रतियों का उपयोग टोकन के मालिक तक सीमित नहीं है क्योंकि डिजिटल फाइलें असीम रूप से प्रतिलिपि प्रस्तुत करने के योग्य होती हैं। इसीलिए उनका प्रतिनिधित्व करने वाले NFT खरीदारों को NFT के स्वामित्व के प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। तो NFT यानी कि क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी से उनसे कैसे अलग माना जाता है। तो NFT एक
क्रिप्टोग्राफिक टोकन है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी के विपरीत एनएफटी पारंपरिक रूप से विनिमय नहीं है। मतलब एनएफटी जो है ये पहले से पारंपरिक का मतलब होता है कि ये प्राचीन काल से शुरू से विनिमय यानी कि इन्वेस्ट करने के लिए नहीं थी। इसका मतलब है कि जो एनएफटी जो आया है ये अभी नॉन फंजाइट टैग टोकन जो है ये अभी लाया गया है। और अब देखो एनएफटी कैसे बनाया जाता है। एनएफटी तब बनाया जाता है जब एनएफटी नीलामी बाजार में कला कार्य की एक फाइल अपलोड की जाती है। तब से फाइल को क्रिप्टो मुद्रा के साथ खरीदा और बेचा जा सकता है। तो एनएफटी के बारे में देखो, एनएफटी एक पोर्टल है और एक क्रिप्टो करेंसी की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी हमारी पहले से ही चलती आ रही है, लेकिन एनएफटी अभी बनाई गई है। और एनएफटी के लिए एक क्या बनाया जाता है, नीलामी बाजार है ये। जैसे आप नीलामी करते हैं ना कि इतनी करन मतलब आप अपने कोई प्रोडक्ट आपके पास है, कोई आप सामान आपके पास है, तो आप इसको फ़ोटो खींच के यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। कोई जैसे आपका ओवरलैप्स हो गया उस पर वस्तु बेची जाती है, तो ऐसी एनएफटी एक पोर्टल बनाया है। चलिए दूसरी योजना की बात करते हैं। दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन अध्यादेश 2021। दिवालियापन संहिता संशोधन अध्यादेश 2021। देखिए पहले दिवालिया क्या होता है। दिवालिया जो व्यक्ति अपना ऋण नहीं चुका सकता। जैसे आपने ये भी सुने होंगे कि विदेशियों में जो लोग भाग जाते हैं, अपने इंसॉल्वेंट जो होते हैं, जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं और वो अपना ऋण नहीं चुका पाते, सरकार क्या करती है, उनको दिवालिया घोषित कर देती है। क्योंकि उनकी जितनी ज़मीन होती है उसको हड़प लेती है और सारे पैसे जितने वसूल हो सकते हैं उसे वसूल कर लिए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं दिवालिया। तो अभी दिवाला और दिवालिया संहिता संशोधन अध्यादेश 2021 आया है। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने हाल ही में दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन अध्यादेश 2021 को प्रख्यापित किया। यह अध्यादेश एमएसएमई के लिए प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया की अनुमति देगा। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को PIRP कहा जाता है। अब देखो इस अध्यादेश जो इंसॉल्वेंट अध्यादेश आया है, इसमें क्या है अध्यादेश के बारे में। ये अध्यादेश एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के तहत एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए एक प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया पेश करता है। अध्यादेश 3A को इस संशोधन के तहत इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में पेश किया गया। अब इस अध्यादेश के कुछ मुख्य बिंदु यहाँ थोड़ा ध्यान देना। इस अध्याय को उद्देश्य एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए एक कुशल वैकल्पिक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया प्रदान करना है। अध्यादेश से कॉर्पोरेट्स को क्या फ़ायदा होगा। जब इसे अध्यादेश है, कॉर्पोरेट्स यानी कि जो अपने इंडस्ट्रियल की जिन्होंने स्थापना कर रखी है कंपनियों की, उनको क्या फ़ायदा होगा इस अध्यादेश से। यह अध्यादेश कॉर्पोरेट देनदार होते हैं डेप्टर जिनको पैसा देना है वो देनदार कहलाते हैं, को रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को वैस रिजोल्यूशन प्लान प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। हालांकि देनदार के पास PIRP आरंभ करने के लिए लेनदारों से संपर्क करने से पहले योजना तैयार होनी चाहिए। यदि लेनदारों की समिति ने योजना को मंजूरी नहीं दी है तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल विभिन्न योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए आवेदकों को आमंत्रित करेगा। नया प्री पैक ढांचा MSME पर लागू होता है, जिसमें अधिकतर 1 करोड़ रुपए का डिफ़ॉल्ट मूल्य होता है। एक PIRP या CIRP के समांतर नहीं चल सकता। CIRP का अर्थ है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। PIRP तथा CIRP के बंद होने से 3 साल की कूलिंग अवधि होनी चाहिए। PIRP के दौरान कंपनी का नियंत्रण देखते हैं। PIRP ढांचे के तहत कॉर्पोरेट देनदारों के मामलों का प्रबंधन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ जारी रहेगा। PIRP और सामान्य IBC प्रक्रिया में क्या अंतर है। PIRP केवल MSME पर लागू होता है, दूसरी ओर IBC सभी कॉर्पोरेट देनदारों पर लागू होता है। PIRP डिफ़ॉल्ट सीमा 1 करोड़ रुपए है।
बीसी की डिफ़ॉल्ट सीमा 1 करोड़ रुपए से अधिक है। डिफ़ॉल्ट सीमा का मतलब है कि अगर आप कोई गलत कदम उठाओगे तो उस पे 1 करोड़ रुपए तक तो लग जाएगा जुर्माना, और आईबीसी जो होती है उन पे जुर्माना लगेगा 1 करोड़ से अधिक का। पीआईआरपी एक प्रस्ताव योजना प्रस्तुत करने के लिए 90 दिनों की समय अवधि प्रदान करता है। दूसरी ओर आईबीसी 180 दिन प्रदान करता है। तो पीआईआरपी जो है उनको समय अवधि कितनी है पीआईआरपी की, 90 दिन, और जबकि आईबीसी की जो समय अवधि है वो कितनी दी गई है, 180 दी गई है। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने ये 3 योजनाएं पढ़ी हैं। 3 योजनाओं को मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं आपके सामने। एक तो 5 वर्षों में स्टैंड अप इंडिया योजना, दूसरी हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एक हमने पढ़ी है एनएफटी मार्केट प्लेस, फिर हमने जो चौथी योजना पढ़ी है दिवाला या दिवालिया संहिता संशोधन अधिनियम। आगे हम नेक्स्ट में बात करेंगे। देखिए ध्यान से, इकोनॉमिक्स एक सच में ही हार्ड पोर्शन भी है, तो आप ध्यान से पढ़ना इसको। और भी अगर आपको सेकंड शॉट चाहिए तो आप इसका खींच सकते हो यहाँ से। बाकी मैं नेक्स्ट टाइम अगले में कराता हूँ इसका। ये आपका फ़ोटो खींचिए, इसका भी खींच लीजिए एक बार। बाकी हम नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।